Let's start with the biomechanics of human spine, and this is a Susan J. Hall book and page number 275. Let's start. सबसे पहले what is spine? पहले पहले हम बुक की डेफिनेशन भी साथ साथ देखते हैं. Spine is a complex and functionally significant segment of the human body, providing the mechanical linkage. सबसे पहले स्पाइन मैकेनिकल लिंकेज प्रोवाइड करता है. मैकेनिकल लिंकेज किसके दरमियान में? अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के दरमियान. स्पाइन के कितने पार्ट्स हैं, कर्व्स हैं, वो हम देखते हैं, लेकिन ये लिंकेज प्रोवाइड करता है अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के दरमियान. उसके बाद ये प्रोटेक्ट भी करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. किसको? स्पाइनल कॉर्ड को. ये मोशन भी इनेबल करता है. ऑल थ्री मूवमेंट्स हम डिस्क्राइब करेंगे कौन से प्लेन हैं. तीन प्लेन्स हैं बेसिकली. सजाइटल प्लेन जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, फ्रंटल प्लेन जिसमें लेटरल फ्लेक्शन होती है, एंड ट्रांसवर्स प्लेन जिसमें रोटेशन वगैरह होती है. तो स्पाइन में जो मूवमेंट होती है, स्पाइन की जो स्पाइनल मूवमेंट्स है, वो तीनों प्लेन में पॉसिबल है. उसको भी हम डिफाइन करेंगे कि किस रीजन में कौन सी ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं. येट स्टिल फंक्शन एज अ बोनी प्रोटेक्टर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. To many researchers and clinicians, the lumbar region of spine is of particular interest. लंबर रीजन, चार रीजन से हम डिस्कस करेंगे. सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल. इसमें से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है लंबर, बिकॉज जो लो बैक पेन है जिसको LBP इज़ अ मेजर मेडिकल एंड सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन मॉडर्न टाइम्स. इसीलिए वो ज़्यादा स्टडी किया जाता है. बिकॉज जब हम स्टैंडिंग में कुछ भी ना कर, जस्ट स्टैंडिंग में खड़े भी होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द जो लोड आता है वो लंबर स्पाइन के ऊपर आता है. बिकॉज ऑफ द शेप एंड जो विड्थ है, वो भी लंबर जो वर्टिब्राज है उनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्टिब्राज अबव एंड बिलो टू इट. वेल, हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी रीजन. तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन को अगर हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले उसमें आती है वर्टिब्रल कॉलम. अब जो उसके रीजन्स हैं, सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल. टोटल 33 वर्टिब्राज है. आफ्टर फ्यूजन ये 26 हो जाती हैं. वेल, हम 33 को स्टडी करेंगे. तो 5 रीजन्स में डिवाइडेड है. 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 4 कॉक्सिडियस. टोटल 33 वर्टिब्राज होते हैं. अब हम इसको देखेंगे कि डिफरेंट इसके ऊपर क्या कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है. अब इनका जो फंक्शनल यूनिट है उनको हम कहते हैं मोशन सेगमेंट. ये मोशन सेगमेंट है. मोशन सेगमेंट में क्या क्या आ जाता है? मोशन सेगमेंट अगर हम इसको देखेंगे, दो वर्टिब्राज हैं, 1 and 2, कोई भी वर्टिब्राज, दो दो वर्टिब्राज एंड सराउंडिंग में जितने भी टिश्यूज़ हैं, डिस्क, लिगामेंट, जितने भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये कलेक्टिवली कहलाता है एक टर्म जिसको हम कहते हैं मोशन सेगमेंट. आई रिपीट, व्हाट इज द मोशन सेगमेंट? इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पाइन. जिस तरह हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरह जो स्पाइन का फंक्शनल यूनिट है वो है मोशन सेगमेंट. फंक्शनल यूनिट ही क्यों? यूनिट इसीलिए क्योंकि सारी स्पाइन इससे ही बनी हुई है, इसी तरह ही बनी हुई है. और फंक्शनल इसीलिए कि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो मोशन सेगमेंट के ऊपर होते हैं, स्पाइन के किसी भी रीजन में हो भले वो. मोशन सेगमेंट इज अ टू एडजेसेंट वर्टिब्रा, जो बराबर में जो प्लेस्ड हैं स्पाइनल वर्टिब्राज आपस में, एंड द एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पाइन. एंड उससे उनके जो नियर बाय में जितने भी एडजेसेंट जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जिसमें डिस्क आ गया, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट्स आ गया या टेंडन इटसेल्फ, वो कलेक्टिवली हम उनको कहेंगे मोशन सेगमेंट. और कलेक्टिवली ये कहलाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पाइन. इस एक मोशन सेगमेंट में देखेंगे तो हमें 3 जॉइंट मिलेंगे. 3 जॉइंट कौन से? एक तो सबसे पहले वर्टिब्रा और दूसरी वर्टिब्रा के दरमियान में डिस्क है, जिसको हम ID इंटरवर्टिब्रल डिस्क. तो ये एक जॉइंट हो गया. और दो जॉइंट कौन से होंगे? राइट एंड लेफ्ट फैसेट जॉइंट. दूसरा जॉइंट राइट फैसेट जॉइंट या लेफ्ट, मतलब दो फैसेट जॉइंट और एक जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क. जो एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जॉइंट है वो किस क्लास का है? वो एम्फी आर्थरोसिस टाइप का जॉइंट है. एम्फी आर्थरोसिस का जो एक जॉइंट हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, जो दोनों वर्टिब्रास को आपस में अलहदा करता है, सेपरेट करता है. और दो कौन से हैं? राइट एंड लेफ्ट फैसेट जॉइंट. और वो किस क्लास के हैं? डाई आर्थरोसिस ऑफ द ग्लाइडिंग टाइप जॉइंट. ये दोनों उनकी क्लासेस है जो कि हम क्लासेस ऑफ जॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. तो एक मोशन सेगमेंट में 3 जॉइंट आते हैं, 2 वर्टिब्रा आती हैं और दोनों को अलहदा करने वाली डिस्क होगी. और जो बराबर में जो सबको सराउंड मोशन पूरे मोशन सेगमेंट को सराउंड करते हैं, जितने भी सॉफ्ट टिश्यू के स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहलाते हैं मोशन सेगमेंट. अब हम देखेंगे वर्टिब्रास. एक टिपिकल वर्टिब्रा को सबसे पहले एक टिपिकल वर्ड यूज़ होता है और एटिपिकल वर्ड यूज़ होता है. टिपिकल वर्टिब्रास मतलब जो कि कंपोनेंट्स हैं वर्टिब्रा के, अगर किसी वर्टिब्रा में वो सारे प्रेजेंट है तो वो कहलाती है टिपिकल.
और अगर कोई भी मिसिंग हो या ज़्यादा हो तो वो एटिपिकल वर्टिब्रा में आ जाती है। वेल, टिपिकल वर्टिब्रा में क्या क्या होगा, एक रिंग होगी जहाँ से स्ट्रक्चर पास होंगी, नॉन एज द न्यूरल आर्च, यहाँ से न्यूरल स्ट्रक्चर पास होंगी, और सेवरल बोनी प्रोसेस जिसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस वो हम देखेंगे, या बॉडी वर्टिब्रल बॉडी प्राइमरली दे आर मेड फॉर द वेट बियरिंग कंपोनेंट। वो एक जो उसके ऊपर वर्टिब्रा है, ना कि सिर्फ स्पाइन, ना कि सिर्फ अपने से ऊपर वर्टिब्रा का वेट बियर करती है, बल्कि बराबर के स्ट्रक्चर, हेड हो गया, ट्रंक हो गए, अपेंडेजेस हो गए, उनके भी वेट बियर करती है। और दूसरा इनका जो मेन काम होता है वो जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटेक्टिव पैसेज वे देती है ये फॉर द डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड और द न्यूरल आर्चेस एंड एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स। मतलब ना कि सिर्फ न्यूरल स्ट्रक्चर्स को पैसेज वे देती है, बल्कि ब्लड वेसल्स को भी। स्पाइनल ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, दे आर द आउट ट्रिगर टू इम्प्रूव द मैकेनिकल एडवांटेज। अब हम जो स्टडी करना चाहते हैं यहाँ तक तो उसकी एनाटमी होगी। जो स्पाइनस और ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, बायोमेकेनिक्स में हमने ये स्टडी करने होते हैं कि उनको कैसे पैल्पेट किया जाता है, उनका फ़ायदा क्या है। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज किस तरह से, स्पाइनल प्रोसेस मसल्स को अटैचमेंट देते हैं, लिगामेंट्स को अटैचमेंट देते हैं। स्पाइनस और ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो आपस में एंगल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें पता है कि डिफरेंट स्पाइन के एरियाज़ में सर्वाइकल पे मूवमेंट कोई ज़्यादा है, कोई कम। जैसे लंबर में रोटेशन 0 है, सर्वाइकल में रोटेशन ज़्यादा है, कहीं पे लेटरल फ्लेक्शन कम है, कहीं पे। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द फैसेट जॉइंट। और ये जो ओरिएंटेशन है ये इन दोनों के दरमियान की एंगल होती है। मतलब जो रिलेशनशिप होता है स्पाइनस प्रोसेस का किसी भी प्लेन के साथ, एक एंगल बनाना, एक ओरिएंटेशन फैसेट जॉइंट की, वो ही जो है वो फैसिलिटेट करती है, गाइड करती है मूवमेंट को। हम डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट टू जो सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो फर्स्ट को एटलस कहता है, सेकंड को एक्सिस कहा जाता है। अब एटलस जो है वो ऊपर ऑक्सीपिट है, उसके साथ बनाती है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जो कि एक्सट्रीमली स्टेबल जॉइंट है, और इसमें सिर्फ सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरह जैसे कि लिखा हुआ है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, बाकी कोई नहीं होती। बाकी जो एटलांटो एक्सियल है जो कि C1 और C2 के दरमियान है, वहाँ पे 75 डिग्री ऑफ रोटेशन है, 14 डिग्री एक्सटेंशन होती है जो कि सजाइटल प्लेन मूवमेंट, और 25 डिग्री लेटरल फ्लेक्शन जो कि फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है, वो आप देख लीजिएगा। देयर इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन वर्टिब्रल साइज फ्रॉम सर्वाइकल डाउन थ्रू द लंबर रीजन। इस लाइन से मुराद कहता है कि जितने भी वर्टिब्राज हैं सर्वाइकल से सुपीरियर टू इन्फीरियर अगर हम आएंगे तो ऊपर से आते ही इनकी साइज इंक्रीज होती जाती है। मीन्स लंबर्स जो सर्वाइकल्स हैं, सर्वाइकल से लेकर लंबर तक साइज इनकी इंक्रीज होती जाती है टिल लंबर्स दे आर लार्जर एंड थिकर देन ऑल द वर्टिब्रास अबाउट टू इट, सुपीरियर टू इट। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट, क्योंकि जो सर्वाइकल है उसने सिर्फ ऑक्सीपिट का वेट कैरी करना है, थोरेसिक ने सर्वाइकल का करना है, लेकिन लंबर ने थोरेसिक, सर्वाइकल और बाकी स्ट्रक्चर्स का भी वेट कैरी करना होता है, इसीलिए दे आर द लार्जर इन diameter and size, so they having a more capability to weight bear. Orientation of facet joint determine the movement of capabilities of the motion। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो facet joint की ओरिएंटेशन है, जो कि हम आगे देखेंगे, एक स्पेसिफाइड एंगल के ऊपर है, वो ही डिटरमाइन करती है कि किस प्लेन में मूवमेंट ज़्यादा होगी, किस प्लेन में मूवमेंट कम होगी। और यही रीज़न है कि किसी प्लेन में कोई मूवमेंट ज़्यादा है, किसी प्लेन में कोई मूवमेंट कम है। दिस इज़ द रीज़न। अब हम इधर हम देखेंगे तो ये बेसिकली ओरिएंटेशन शो करता है, पेज नंबर 279 पे है। एक चीज़ याद रखना, जो डिग्री होती है, कोई भी डिग्री जो है वो मूवमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले हम रीजन वाइज देखेंगे, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर इज देयर, लेकिन एक जनरल हम आइडिया बना लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे सर्वाइकल को अगर हम देखेंगे, लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे जो फेसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन है वो 45 डिग्री है ट्रांसवर्स प्लेन पे। सबसे पहले मूवमेंट का हम देखें, ट्रांसवर्स प्लेन पे रोटेशन होती है, अपना सैजिटल प्लेन पे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है, एंड फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट जो होती है वो लेटरल फ्लेक्शन, एबडक्शन या वगैरह इस तरह करके। तो सर्वाइकल में जो ट्रांसवर्स प्लेन के साथ ओरिएंटेशन है किसकी, फेसेट जॉइंट की, फेसेट जॉइंट की ओरिएंटेड वो 45 डिग्री पे है, ओरिएंटेशन है ट्रांसवर्स प्लेन के। ट्रांसवर्स प्लेन मतलब यहाँ पे रोटेशन होगी, यस होगी, लेकिन 0 पैरेलल टू द फ्रंटल प्लेन है। अब थोरेसिक पे आ जाओ, थोरेसिक स्पाइन में फेसेट जॉइंट की जो ओरिएंटेशन है किससे, ट्रांसवर्स प्लेन के साथ, वो 60 डिग्री है। अब ये सर्वाइकल से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे रोटेशन सर्वाइकल पे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कम होगी, क्योंकि एंगल ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है, और एंगल जितनी ज़्यादा होगी, एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट,
एंगल ज़्यादा होगी तो मूवमेंट उसकी डेफिनेटली कम होगी। किसकी मूवमेंट कम होगी? जो प्लेन की बात हो रही है। किस प्लेन की बात हो रही है? ट्रांसवर्स प्लेन की बात हो रही है। तो ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट कौन सी है? रोटेशन। तो रोटेशन जो है वो थोरेसिक में कम होगी एज कम्पेयर टू द सर्वाइकल। और 20 डिग्री फ्रंटल प्लेन की कौन सी मूवमेंट है? अपना लेटरल फ्लेक्शन। तो थोरेसिक स्पाइन में लेटरल फ्लेक्शन होगी, यस होगी। और 20 डिग्री है, मूव डिग्री बहुत कम है, डिग्री बहुत कम है, तो लेटरल फ्लेक्शन इसमें ज़्यादा होगी थोरेसिक स्पाइन में। किससे? बाकी रीजन से, वो हम देख। अब हम आ जाते हैं लंबर के ऊपर। लंबर में फेसेट जो ओरिएंटेड है वो 90 डिग्री है ट्रांसवर्स प्लेन में, मतलब मैक्सिमम एंगल है यहाँ पे। अगर मैक्सिमम एंगल है तो मूवमेंट मिनिमम होगी। कौन सी मूवमेंट? ट्रांसवर्स प्लेन की। ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट मतलब रोटेशन। तो लंबर पे रोटेशन बहुत ही कम होती है, इनफैक्ट ज़ीरो कह सकते हैं। लेकिन ये 45 डिग्री है फ्रंटल प्लेन मूवमेंट में। तो यहाँ पे लेटरल फ्लेक्शन होगी, यस 50% होगी। अगर होगी तो लेटरल फ्लेक्शन ज़्यादा होती है लंबोसेक्रल रीजन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है एल एस ओरिएंटेड इन फ्रंटल प्लेन। जो लंबोसेक्रल रीजन है, लंबर पे नहीं लंबोसेक्रल पे, कनेक्शन जंक्शन बिटवीन द लंबर एंड सेक्रल इज ओरिएंटेड इन द फ्रंटल प्लेन। तो लंबर फ्लेक्शन जो लेटरल फ्लेक्शन वो ज़्यादा होती है लंबोसेक्रल में। अब हम आ जाते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर। इंटरवर्टिब्रल डिस्क नाम ही बताता है कि दो वर्टिब्रास के दरमियान में जो वो कनेक्शन है, इट्स आर्टिकुलेशन बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडी। और ये किस किस्म का जॉइंट है? सिम्फेसिस जॉइंट किस्म का। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, दे वर्क एज अ कुशन, और मोस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और मोस्ट ऑफ द आर यूज्ड एज अ कुशन फॉर द शॉक एब्जॉर्प्शन। जो मोस्टली देखेंगे हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दो पार्ट्स हैं, एक होता है अपर पार्ट, एक होता है इनर। इनर वो अपर जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रोकार्टिलेजिस रिंग होता है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो एक जेलिश नुमा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इस शक्ल को देखेंगे, ये लिक्विड है और ये थोड़ा सा सम हाउ सॉलिड होता है, ठीक है। और अब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो एक स्प्रिंग लाइक, ये दो वर्टिब्रास हैं बीच में डिस्क का, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। असल में ऐसी नहीं स्ट्रक्चर होती। ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये वर्क करती है एज ए एनुलस फाइब्रोस, जो कि अपर स्ट्रक्चर। और जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जेलिश नुमा स्ट्रक्चर, वो है न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो अब डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो टू फंक्शनल स्ट्रक्चर है, अ थिक आउटर रिंग जो कि एनुलस फाइब्रोसिस है, और इंटरनल जो है वो जेलिश नुमा मादा है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस या न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अब एनुलस में 90% सेंट्रिक फिलामेंट्स ऑफ कोलेजन टिश्यूज वगैरह होते हैं। द कोलेजन आर थिक, मोर सेंसिटिव टू रोटेशनल स्ट्रेन वगैरह सारा लिखा हुआ है। मेनली दे आर कंपोज्ड या मेनली दे आर ड्यू टू द फॉर द शॉक एब्जॉर्प्शन। जितना भी हमारे हम लोड आगे डिस्कस करेंगे। जब हम खड़े हैं तो एक्सेल लोड सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सबसे पहले कौन बियर करता है? वो है डिस्क। उसके बाद अगर हम देखें जो कि फंडामेंटल पोजीशन से अगर हम हट जाएंगे तो उसके बाद बियर करते हैं फेसेट जॉइंट। हाइपर एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा लोड आता है फेसेट जॉइंट के ऊपर, लेकिन नॉर्मल पोजीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्क जो है वो बियर करता है। न्यूक्लियस मेकिंग रेजिस्टेंट टू कंप्रेशन। लोड सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। मैकेनिकली द एनुलस एक एज अ क्वाइल्ड स्प्रिंग, जैसे कि यहाँ पे छपा हुआ। और जो न्यूक्लियस दे रोल ओवर द न्यूक्लियस पल्पोसिस, दे एक्ट एज अ बॉल वियरिंग। जब स्प्रिंग के ऊपर कंप्रेशन आती है, जब स्प्रिंग के ऊपर कंप्रेशन आएगी तो डेफिनेटली स्प्रिंग की एक क्वालिटी होती है जिसको हम रिकॉइलिंग एबिलिटी कहते हैं, तो वो वापस अपनी पोजीशन पे भेज देंगी विद द इफ़ देयर इज़ नो डीजेनरेटिव चेंजेस। लेकिन विद द पैसेज ऑफ एज के साथ साथ ये चीज़ डिक्रीज होती जाती है, ये फ्लूइड भी डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कौन सी मूवमेंट है? ये एक्सटेंशन मूवमेंट है। ये स्पाइनस प्रोसेस है तो ये पोस्टीरियर रीजन है, दिस इज द एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा होता है और एंटीरियरली टेंशन या टेंशन स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है। एक्सटेंशन में कंप्रेशन ज़्यादा होती है, पोस्टीरियरली एंटीरियरली टेंशन ज़्यादा होती है। स्ट्रेस ऑन द डिस्क इज सिग्निफिकेंटली हायर विद द फ्लेक्शन एज कम्पेयर टू द रोटेशन। ये कह रहा है कि फ्लेक्शन में जो है वो कंप्रेशन जो स्ट्रेस होता है डिस्क के ऊपर वो डेफिनेटली ज़्यादा होता है। बेंडिंग स्ट्रेस अप्रॉक्सीमेटली उनका रेशियो भी लिखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं लिगामेंट्स के ऊपर, नेक्स्ट हेडिंग है बिल्कुल। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लोड sustained by the spine is borne by the symphysis joints means disc. The facet joint also may play a role particularly when the spine is hyperextension and when a disc degeneration has occurred. जैसे कि मैंने बताया
कि सबसे पहले जो लोड, कोई भी किस्म का लोड हो, वो सबसे पहले बियर कौन करता है? सिम्फेसिस जॉइंट मीन्स डिस्क। उसके बाद अगर वो फंडामेंटल पोजीशन से हट जाए मीन्स हाइपर एक्सटेंशन में जाए या डिस्क की डिजेनरेशन हो जाए, उसके बाद कौन फेस करता है? वो है फैसेट जॉइंट। तो मोस्ट ऑफ द जो 80% स्टेबिलिटी होती है वो डिस्क और फैसेट जॉइंट मिलके स्पाइन को स्टेबिलिटी देते हैं। उसके बाद लेगमेंट्स भी हैं डेफिनेटली। एंटीरियर लेगमेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगमेंट है। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगमेंट्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। दिस इज द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगमेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लेगमेंट। लेगमेंट्स भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब लेगमेंट्स में यहाँ पे हम देखेंगे लिगामेंटम फ्लेवम है, जिसको येलो लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंटम नकी जो है, जिसको लिगामेंट ऑफ द नेक कहा जाता है। ligament is prominently enlarged in the cervical region, ligamented नकी या ligament of the neck। ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट है वो वेल डेवलप्ड है स्पाइन के ऊपर, उसको ही लिगामेंटम नकी कहा जाता है। जो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट को ही लिगामेंटम नकी कहा जाता है। यहाँ पे एक लिगामेंटम फ्लेम को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद ये जो एक मेजर लिगामेंट है लिगामेंटम फ्लेवम, ये क्या करता है? कनेक्ट करता है स्पाइनल कर्व्स। स्पाइनल कर्व्स जो कि डिवाइडेड हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में आ जाते हैं थोरेसिक एंड सैक्रल, और प्राइमरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी जो कि बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते, बाद में डेवलप होते हैं, जिसमें आ जाते हैं लंबर एंड सर्वाइकल। जैसे यहाँ देखेंगे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल। अब जो थोरेसिक एंड सैक्रल हैं वो एंटीरियरली कॉन्केव हैं। अब हम इसमें अगर हम देखेंगे, जो ये थोरेसिक है और सैक्रल, दे आर कॉन्केव एंटीरियरली। और जो सर्वाइकल है, लंबर है, दे आर कॉन्वेक्स एंटीरियरली एंड कॉन्केव पोस्टीरियरली। ये स्पाइनस प्रोसेस है तो ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। जो सर्वाइकल है, लंबर, दे आर कॉन्वेक्स एंटीरियरली एंड कॉन्केव पोस्टीरियरली। और जो थोरेसिक एंड सैक्रल हैं, दे आर कॉन्केव एंटीरियरली एंड कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली। जो थोरेसिक एंड सैक्रल हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसीलिए इसको प्राइमरीली कहा जाता है। और जो लंबर एंड अदर व्हाट वी कॉल सर्वाइकल हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडली बिकॉज दे आर डेवलप्ड आफ्टर दैट। अब इस बेबी को देखेंगे, ये 3 साल की बेबी है। ये ऑलमोस्ट फ्लैट है क्योंकि यहाँ पे लंबर अभी तक जो लंबर का है वो डेवलप नहीं हुआ। देखेंगे, नोट दैट द रिलेटिवली फ्लैट स्पाइन ऑफ द दिस 3 years old बेबी, द लंबर कर्व्स डजंट रीच फुल द डेवलपमेंट। और ये भी कहा जाता है कि लंबर कर्व जो वो डेवलप होता है आफ्टर कम्प्लीटली एट द एज ऑफ 17, बिटवीन द 7 and 17 ये फुल डेवलप्ड होता है वन जब इसके ऊपर वेट बियरिंग पोजिशन आती है। So spinal curves are divided into the primary and secondary. Primary are the thoracic and sacral. They are anteriorly concave, posteriorly convex. They are present at the time of birth, इसीलिए इसको प्राइमरी कहा जाता है। और जो लंबर एंड सर्वाइकल हैं, जो कि कॉन्वेक्स होते हैं एंटीरियरली, कॉन्केव होते हैं पोस्टीरियरली, ये बाद में डेवलप होते हैं, इसीलिए उनको सेकेंडरी कहा जाता है। कर्व्स का मेन जो फंक्शन होता है, द कर्व्स इनेबल द स्पाइन टू एब्जॉर्ब द मोर शॉक। जितनी भी वेट बेयरिंग पोजीशन है, लेट सपोज वेट बेयरिंग ना भी हो, स्टैंडिंग है, तो ये कर्व्स उनको एब्जॉर्ब, दे वर्क एज ए शॉक एब्जॉर्प्शन बेसिकली, इसीलिए कर्व्स जनरेट होते हैं। इसीलिए डिफरेंट रीजन पे, जितने भी रीजन हैं स्पाइन के, सब में डिफरेंट लोड होते हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि हम देखेंगे लोडोसिस। जो लोडोटिक कर्व है उसका बढ़ जाना इज कॉल्ड लोडोसिस। मीन्स जो लोडोटिक कर्व है उनका बढ़ जाना। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, जो सर्वाइकल एंड लंबर हैं, दे आर लोडोटिक इन नेचर, ठीक है। दे आर कॉन्वेक्स एंटीरियरली, दे आर लोडोटिक इन नेचर। और जो थोरेसिक एंड सैक्रल, दे आर काइफोटिक इन नेचर, उसको भी हम देखते हैं। अब इस जो लोडोटिक नेचर है, लोडोटिक कर्व नेचर है लंबर की, उसका बढ़ जाना इस लोडोसिस। अब यहाँ पे जैसे हम पिक्चर में देखेंगे, ये नॉर्मल है। अब ये जो लोडोटिक कर्व है, इस कर्व का बढ़ जाना इज कॉल्ड लोडोसिस। डेफिनेशन देखेंगे, द एक्सट्रीम
लंबर कर्वेचर, जो लंबर कर्वेचर है नॉर्मल लॉर्डोटिक कर्व उसका बढ़ जाना। कीप इन माइंड लॉर्डोसिस मीन्स कर्वेचर, जो लॉर्डोटिक कर्व है उसका बढ़ जाना। डेफिनेशन देखेंगे, एक्साजरेशन ऑफ लंबर कर्व इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। और ये क्यों हो जाता है? ड्यू टू द रिपीटेड ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हाइपर एक्सटेंशन जो है स्पाइन की रिपीटेड हो, जैसे कि यहाँ पे जिम्नास्ट परफॉर्म कर रही हैं, या ड्यू टू द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की वजह से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, या ड्यू टू द वीक एब्डोमिनल मसल्स की वजह से। बहरहाल, तो व्हाट इज द लॉर्डोसिस? इज एक्सट्रीम लंबर कर्वेचर, इंक्रीमेंट ऑफ द नॉर्मल लॉर्डोटिक कर्व से जो लॉर्डोटिक कर्व का बढ़ जाना उसे हम कहेंगे लॉर्डोसिस। और उनकी वजूहत भी यहाँ पे जो कॉजेज हैं वो भी लिखा हुआ। काइफोसिस, उसी तरह जो काइफोटिक कर्व है थोरेसिक का, उसका बढ़ जाना, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना इस कॉल्ड काइफोसिस। और उनके भी रीजन है, जिस तरह स्विमर्स बैक है, इस तरह करके। स्कोलियोसिस लेटरल कर्वेचर को हम कहते हैं। दीज आर द स्पाइनल डेविएशन, बेसिकली एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर का बढ़ जाना, इसमें सी या एस शेप हो जाती है। मूवमेंट्स ऑफ स्पाइन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन, ये तीनों सेजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स होती हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सर्वाइकल एंड लंबर में जो है वो कंसिडरेबल होती हैं, जिनकी वैल्यूज़ हैं 17 डिग्री तक पॉसिबल है C5 और C6 में, और लंबर में L5 और S1 तक होती है 20 डिग्री फ्लेक्शन की बात की जाए तो। जो थोरेसिक रीजन पे भी 4 डिग्री T1 T2 के दरमियान, 10 डिग्री होती है T11 एंड 12 के दरमियान। और सेकेंडली व्हाट इज़ द हाइपर एक्सटेंशन मीन्स, एक होती है नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, उसके लिमिट में जो मूवमेंट होती है वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कहलाती है, लेकिन बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन आप चले जाओ तो वो हाइपर कहलाती है। मीन्स अब हाइपर एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन बियॉन्ड द एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन बियॉन्ड द बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन। डेफिनेशन देखेंगे, एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन बैकवर्ड द पास्ट एनाटॉमिकल पोजीशन इज कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। ये तीनों मूवमेंट्स होती हैं, सेजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स होती हैं। उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन है। लेटरल फ्लेक्शन फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है। यहाँ पे एक लाइन है, इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज द स्पाइनल फ्लेक्शन विथ हिप फ्लेक्शन एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ये तीनों डिफरेंट टर्म हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हिप फ्लेक्शन क्या है कि जब हम स्टैंडिंग पोजिशन में, दिस इज द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन, जब हम अपराइट स्टैंडिंग पोजिशन में जो अपनी हिप्स हैं जब उनको फॉरवर्ड परफॉर्म करेंगे, दिस इज द हिप फ्लेक्शन। या सुपाइन पोजीशन में जो हम SLR परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेट लेग रेस, दिस इज कॉल्ड हिप फ्लेक्शन। उनकी डेफिनेशन देखेंगे। हिप फ्लेक्शन में क्या होता है? एंटीरियरली डायरेक्टेड सजाइटल प्लेन की मूवमेंट होती है, जिसमें फीमर एंटीरियर अपवर्ड मूव करता है, और विथ रेस्पेक्ट टू द पेल्विक गिडल। जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की जो डेफिनेशन देखेंगे, एंटीरियरली डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द ASIs, दिस इज द ASIs। जब ये एंटीरियरली मूव करेगा तो दिस इज द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। नॉर्मल वैसे भी जो एंटीरियर ASIs है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, वो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है, लेकिन ये जब मजीद डाउनवर्ड जाएगा तो वो एक कंडीशन कहलाती है जिसको हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं, जो कि ड्यू टू द वीक एब्डोमिनल मसल्स, या वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है कि जो ASIs है, जो कि वैसे ही नॉर्मली थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है एज कम्पेयर टू द PSIs, उससे मज़ीद अगर वो नीचे जाता है, डाउनवर्ड जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इज एंटीरियरली डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द ASIs एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन विथ रेस्पेक्ट टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और फाइनली अगर हम एक हाइपर एक्सटेंशन, अब 3 मूवमेंट्स हैं अपराइट स्टैंडिंग में। अगर सिर्फ हम लेग्स को फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे तो, या सुपाइन में अपवर्ड कराएंगे, तो वो कहलाएगी हिप फ्लेक्शन, क्योंकि वो हिप जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है। जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है उसमें ASIs डाउनवर्ड जाता है एज कम्पेयर टू द PSIs विथ रेस्पेक्ट टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। और स्पाइनल फ्लेक्शन, ये तीनों अलग मूवमेंट्स हैं, इसमें थोड़ा सा लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन में डेफिनेटली डिफरेंट मसल्स दे कॉज द लेटरल फ्लेक्शन जो है वो फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है, और जो रोटेशन है वो ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट है। कहीं पे भी रोटेशन ज़्यादा होती है, जिस तरह सर्वाइकल है, थोरसिक पे भी समहाउ होती है, कहीं पे बहुत कम होती है, जहाँ जैसे कि लंबर है। लेटरल फ्लेक्शन जो है वो थोरसिक पे भी होती है, L5 और S1 लंबोसेक्रल रीजन पे भी होती है डिफरेंट डिग्रीज में। जैसे लंबोसेक्रल पे लेटरल फ्लेक्शन 3 डिग्री होती है, और सर्वाइकल पे भी होती है C5 और 9 to 10 डिग्री होती है C5 और 4 और 5 के दरमियान। इस तरह करें। रोटेशन जो है जिस तरह लंबर में बहुत कम होती है,
सर्वाइकल पे ज़्यादा होती है और वो ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे लोड्स। अगर किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ की हम बात करेंगे और बायोमैकेनिक्स की बात हो रही है, तो जब तक लोड नहीं डिस्क्राइब होता है 50% आपकी बायोमैकेनिक्स नहीं होती। वैसे मेनली बायोमैकेनिक्स में लोड्स मूवमेंट में एट दी एंड जो है वो फॉर्मेट बताऊंगा किसी भी जॉइंट की बायोमैकेनिक्स एक्सप्लेन करने का, जिसमें लोड 50% थ्रू आउट द टॉपिक होता है। लोड की बात की जाए तो लोड मीन्स सिंपली अ फोर्स। कुछ लोड्स इंटरनल हैं, कुछ फोर्सेस इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। एक्सटर्नल में जैसे ग्रेविटेशन आ गया, इंटरनल में बॉडी वेट है, मस्कुलर फोर्स है, लिगामेंटस फोर्स है, इस तरह करके। डेफिनेशन देखेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पाइन। हम बायोमैकेनिक्स ऑफ स्पाइन कर रहे हैं तो लोड्स ऑन स्पाइन देखेंगे तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्पाइन, जिसमें बॉडी वेट है, टेंशन इन द स्पाइनल लिगामेंट्स हैं, टेंशन इन द सराउंडिंग मसल्स जितने भी हैं, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इटसेल्फ एंड एनी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, जैसे कि हम वेट कैरी करते हैं या कोई भी एक्सटर्नल लोड। जब बॉडी अपराइट पोजीशन में होगी ना, व्हेन अ बॉडी इज इन अपराइट पोजीशन, द मेजर फॉर्म ऑफ लोड कौन सा होगा? एक्सेल। जब बॉडी अपराइट पोजीशन में होगी तो सबसे ज़्यादा जो मेन कह लें कि इंपॉर्टेंट लोड जो होगा वो एक्सेल लोड बॉडी के ऊपर। इन दिस पोजीशन द बॉडी वेट या वेट ऑफ एनी एक्सटर्नल लोड दैट इज कैरीड इन द हैंड, टेंशन इन द सराउंडिंग लिगामेंट एंड ऑल। अब हमने क्या करना है और हम क्यों स्टडी करते हैं? लोड डिफरेंट पोजीशन में वेरी करते हैं। हम सिटिंग में हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड जो है वो एग्जर्ट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस आर एग्जर्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी। सिटिंग में है तो अलग है, स्टैंडिंग में अलग है, स्लाउच पोजीशन में अलग है, उसको हम स्टडी करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कंपेरिजन टू द लोड प्रेजेंट ड्यूरिंग द अपराइट स्टैंडिंग, कंप्रेशन ऑन द लंबर स्पाइन इंक्रीजेज विद सिटिंग, increases more with the spinal flexion, increases more with the slouch position। मीन्स जब हम कंपेरिजन करेंगे लोड प्रेजेंट ड्यूरिंग द अपराइट स्टैंडिंग में, कंप्रेसिव लोड जो है, कंप्रेसिव फोर्स जो लंबर स्पाइन के ऊपर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सिटिंग। फिर सिटिंग से भी जब हम स्पाइनल फ्लेक्शन करेंगे तो मज़ीद बढ़ेगा, और उसके बाद भी जब स्लाउच पोजिशन बनाएंगे तो ज़्यादा होगा। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करता है लोड को। अब ये परसेंटेज ऑफ लोड है, लेकिन ऑन L3 है। ये लंबर एरिया की बात हो रही है L3 की। अगर हम सुपाइन पोजीशन में हैं तो लेस देन 50 जो भी लोड होगा उसकी बात हो रही है L3 के ऊपर। स्टैंडिंग में है तो 50 और 100 से भी ऊपर जा रहा है, और जब हम सिटिंग पोजीशन में तो 150 तक जा रहा है, और स्टैंडिंग में भी थोड़ा सा फॉरवर्ड स्पाइनल फ्लेक्शन में है तो ज़्यादा है, और 150 से भी अबोव टिल द 200 इन अ स्लाउच पोजीशन। द इंक्रीमेंट ऑफ लोड विद पैसेज ऑफ विद डिफरेंट पोजीशन। ड्यूरिंग द स्टैटिक लोडिंग की बात की जाए, डिस्क डिफॉर्म, डेफिनेटली ये बता रहा है कि जब हम डिफरेंट लोड्स बॉडी के ऊपर आते हैं तो डिस्क भी वेरी करती है, डिस्क के ऊपर कंप्रेशन आती है, और विद द एज हम ये चीज़ बेयर नहीं कर पाती डिस्क, तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत डिस्क डिजेनरेशन की तरफ भी जा रही होती है। तो दिस इज़ द लोड ऑन द डिफरेंट पोजिशन एंड, और अगर उसमें भी अगर हम पोजीशन वेरी करें, लेट सपोज जिस तरह अगर हम कोई लोड कैरी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये वेट कैरी कर रहा है तो ये ट्विस्टेड पोजीशन है, दिस इज मोर हार्मफुल एंड स्ट्रेसफुल। ये एक फिनोमेना है, फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमेना। ये क्या है? कंडीशन इन विच व्हेन अ स्पाइन इज इन फुल फ्लेक्शन द स्पाइनल एक्सटेंसर मसल्स रिलैक्स एंड द फ्लेक्शन टॉर्क इज सपोर्टेड बाय द स्पाइनल लिगामेंट्स। ये कह रहा है कि जब स्पाइन फुल फ्लेक्शन में जाएगी, जैसे कि यहाँ पे है, स्पाइन जब फ्लेक्शन में जाती है तो डेफिनेटली जो एंटागोनिस्ट हैं, मसलन यहाँ पे होंगे स्पाइनल एक्सटेंसर, दे मस्ट बी रिलैक्स, तभी तो मूवमेंट परफॉर्म होगी। और उस दौरान जो फ्लेक्शन, फुल फ्लेक्शन में जब स्पाइन होगी तो स्पाइनल के ऊपर जो फ्लेक्शन टॉर्क हो रहा है वो सपोर्टेड बाय द स्पाइनल लिगामेंट्स। कहने से मुराद कि जब स्पाइन फुल फ्लेक्शन में जाती है तो स्पाइनल एक्सटेंसर रिलैक्स हो जाते हैं, टॉर्क तो जनरेट हो रहा है, एंड दैट टॉर्क इज सपोर्टेड बाय द स्पाइनल लिगामेंट, एंड दिस फिनोमेना and this condition is called flexion relaxation phenomena. Flexion of the spine, contraction of the flexor muscle, and relaxation of the spinal extensor. This phenomena is called flexion relaxation phenomena.